Hello student, myself Amit Rathod, accountancy faculty of Shivjyoti Education Group Kota. Today class topic is reconstitution of partnership firm, chapter number 3. Today we discuss first of all meaning of reconstitution of partnership firm. We know that कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही एग्जिस्टेंस में आती है और इस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का अगर चेंजेस होता है तो उसी को यहां पर डिफाइन किया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. एनी चेंजिंग इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट being to end the exiting partners and new agreement come into the force, the change in the agreement result in change in the relation among the partners. In such a case, all the firm continue its amount the reconstitution of partnership firm. So, पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार की कंडीशन अगर चेंजिंग ओवर होती है, उनका जो एग्रीमेंट है उसमें अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है तो उसी को यहां पर डिफाइन किया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पुराना एग्रीमेंट क्लोज हो जाता है और नया एग्रीमेंट आपके कौन सा अप्लाई हो जाता है. तो इसी आपकी सिचुएशन को यहां पर मेंशन किया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसके अंदर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है. इसकी वेरियस सिचुएशंस हैं जिसमें सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, अगर वो अपनी पार्टनरशिप की कंडीशंस में चेंजिंग ओवर करें तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए तो वो भी आपके क्या होगा, नए पार्टनर्स के आने से नया एग्रीमेंट आपके फॉर्म होगा, पुराना क्लोज होगा, नया अप्लाई होगा, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. फर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर्स की डेथ होती है तो पुराना एग्रीमेंट क्लोज होकर नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स उसको कौन सा फॉर्म करेंगे, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. अमलगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म हैं जो कंबाइंड होके आपके कौन सा नई फर्म आपकी क्रिएट की जा रही है, उनका नया एग्रीमेंट होगा. इट मींस ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की सिचुएशंस है. ये सारी सिचुएशन हमारे सिलेबस का पार्ट है 12th के अंदर. तो आज जो टॉपिक अपन सबसे पहले ले रहे हैं वो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स. इसके अकॉर्डिंग रिकॉन्स्टिट्यूशंस के क्या एडजस्टमेंट्स हैं, वही आज की इस वीडियो का हम लोगों का कंटेंट है. सबसे पहले समझें कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स, इसके क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे. जब एग्जिटिंग पार्टनर्स ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करेंगे तो आपको अकाउंटिंग के अंदर 4 से 5 एडजस्टमेंट्स करने हैं. उसमें एक सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा हमारे को कौन सा, इस सिचुएशन के अंदर जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमको फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है और गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करना है. ये भी हमारी इस वीडियो का कंटेंट है. आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्लूमिटेड आपके प्रॉफिट्स, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से हमने रिजर्व फॉर्म करे हैं, एक्लूमिटेड प्रॉफिट फॉर्म किया है, आपकी बिजनेस के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपके प्रॉफिट अवेलेबल है, तो उस आपके प्रॉफिट्स की रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट है वो भी हमारी इस वीडियो का आज का कंटेंट है. रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसको लेकर भी बात करेंगे, और कैपिटल एडजस्टमेंट. सबसे पहले समझते हैं कि आपको जो रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. तो कैसे फाइंड आउट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप इसको लर्न कर लें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यदि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के कंपैरिजन में आपके कौन सा ज्यादा है तो इट मींस ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा नई आपकी कौन सा फर्म के अंदर. इट मींस उनको जो सैक्रिफाइस किया है वो फाइंड आउट करने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा. अगर किसी पार्टनर्स का न्यू फर्म के अंदर रेशो ओल्ड रेशो के कंपैरिजन में ज्यादा है, इट मींस उसको बेनिफिट हो रहा है.
पहले की फर्म के अंदर उसका रेशो कम था, नई फर्म के अंदर उसका रेशो ज्यादा हो गया, वही रेशो क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशो। और इसको फाइंड आउट करने के लिए न्यू रेशो माइनस क्या करना पड़ेगा हमारे को? ओल्ड रेशो। मैं इसको एक एग्जांपल के बेसिस पर आपको बता रहा हूं कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी फर्म का ओल्ड रेशो है 3:2:1 और इन्होंने आगे जो फर्दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया है वो है 2:2:1, यानी इनका ओल्ड रेशो था 3:2:1 और अब इनका न्यू रेशो है 2:2:1। अब इसका अपन डिफरेंस निकालें तो इसके अंदर देखो किस प्रकार से होगा। यहां पर मैंने जो सब में फॉर्मूला अप्लाई किया है वो ओल्ड रेशो माइनस क्या किया है? न्यू रेशो। अगर सरप्लस में आपके डिफरेंशिएट अमाउंट आ रहा है इट मींस वो सैक्रिफाइसिंग रेशो को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर माइनस में आ रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? गेनिंग आपके कौन सा शेयर को रिप्रेजेंट करेगा। ए का ओल्ड रेशो था 3/6, न्यू रेशो है 2/5, इसको अपन ने कैलकुलेट करा तो 3/30। ए का सैक्रिफाइसिंग आपके शेयर आ रहा है क्योंकि ए का ओल्ड रेशो ज्यादा है, न्यू रेशो कम है। बी एंड सी का अपन ने कैलकुलेट करा 2/6 - 2/5, तो बी का जो कंक्लूजन है वो आपके माइनस में आ रहा है 2/30, और माइनस में होने का मतलब ये हुआ कि बी का ओल्ड रेशो कम है कंपेयर टू कौन सा? न्यू रेशो। इट मींस उसको क्या हो रहा है? नई फर्म के अंदर गेन हो रहा है। सी के अंदर भी सेम सिचुएशन है, 1/6 - 1/5 कैलकुलेट किया तो आपके क्या आ गया? 1/30, ये भी माइनस में आ रहा है। अकाउंटिंग में कभी भी अपन माइनस सिंबल मेंशन नहीं करते हैं, बट ये कैलकुलेशन किया है आपको समझाने के लिए मैंने उसमें माइनस मार्क किया है। इसके भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसका भी न्यू रेशो ओल्ड रेशो के कंपेरिजन में क्या है? ज्यादा है। इट मींस इसको भी क्या हुआ है? गेन हुआ है। अब देखो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ तो किसी पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा, और जो उसने सैक्रिफाइस किया वो किसी ना किसी पार्टनर्स को मिलेगा। इट मींस उनके लिए क्या है? गेन है। तो आपको सबसे पहले जब भी आपके एग्जिटिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ऑफ कौन सा? आपके गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में अपन बात करते हैं। तो इसका जो आपका एंट्री है आपको क्या करनी पड़ेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्म करना पड़ेगा। जिस पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उसको अमाउंट मिलेगा गुडविल का, ये नोट कर लें आप लोग, और देगा कौन? जिन्होंने आपके कौन सा? जिनके प्रॉफिट में गेन हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कौन सा अमाउंट पे करेंगे, और वो इसी बात का अमाउंट है कि उनको क्या हो रहा है? प्रॉफिट में गेन हो रहा है। प्रॉफिट शेयर उनका कौन सा? ओल्ड के कंपैरिजन में आपके ज्यादा हुआ है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा सबसे पहले आपको फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और उस गुडविल के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। फर्म की गुडविल वैल्यूड करनी है, अगर सैक्रिफाइस शेयर फाइंड आउट करना है तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस शेयर करेंगे, और अगर गेनिंग शेयर निकालना है तो फर्म की गुडविल को गेनिंग आपके कौन सा? शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। और एक एंट्री आपको इस सिचुएशन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपके डिडक्ट हो जाएगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उसके कैपिटल अकाउंट को अपन इंक्रीज कर देंगे। यहां पर मैंने कैपिटल एंड करंट दोनों ही लिखा है, ऑब्लिक करके लिखा है। ये आप सभी समझते हैं कि अगर आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो एंट्री के अंदर अपन को करंट अकाउंट कौन सा मेंशन करना है। तो एक एडजस्टमेंट्स, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजिंग होगा तो आपको फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है, और वैल्यूएशन करने के बाद आपको ये एंट्री फॉर्म करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द गेनिंग पार्टनर मस्ट आपकी कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट ऑफ द कौन सा? गुडविल। इस कारण से फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया, और ये प्रोपोर्शनेट से एंट्री। तो एक एडजस्टमेंट आपको गुडविल का करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर फर्म के अंदर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर, लायबिलिटी साइड बहुत ध्यान से सुनना, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर आपके रिजर्व्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स दे रखे हैं, तो इन रिजर्व्स को हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया है। इस आपके रिजर्व्स पर भी राइट्स किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का होगा, ओल्ड रेशो में होगा। तो आपको जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो ऐसे रिजर्व को
क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के लिए जो आप एंट्री करेंगे वो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन सबका क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए इनको डेबिट करेंगे और सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को उनके ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहां पर स्पेसिफिकली आप दो अकाउंट के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में आपको नोट करना है कि आपको यहां पर उसकी ही उतना ही वैल्यू अपन को यहां पर लेनी है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन आपके रिजर्व से रिलेटेड कोई लायबिलिटी क्वेश्चंस में गिवन है तो उतना अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, और जो फ्री रिजर्व्स है वही अमाउंट हमारे को कौन सा यहां पर मेंशन करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण से जो लॉस होता है उसके बियरिंग के लिए आपके रिजर्व बनाया था। अगर आपके क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर गिर गई है जिस कारण से फर्म को लॉस हुआ है तो ऐसे लॉस को पहले इस रिजर्व में से डिडक्ट करेंगे और रिमेनिंग जो रिजर्व बचेगा वही आपके यहां पर आपको मेंशन करना है। तो ये केवल पर्टिकुलर इन दोनों के बारे में आपको मेंशन करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में इनमें वही वैल्यू आपको यहां पर लेनी है जो फ्री रिजर्व्स हैं, और ये फ्री रिजर्व्स अपन ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सेकंड एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ेगा आपके कौन सा, फ्री रिजर्व्स को लेकर, आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को लेकर, जिसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बिजनेस का वो प्रॉफिट है जो कि आपके कौन सा आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो ये एडजस्टमेंट्स हमको मेंशन करना है। इसी वजह नेक्स्ट दे रखा है, इसी का अपोजिट है। अगर एसेट्स के आपके बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में आपको देखने को मिले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इट मींस ये फर्म का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है। या एक लॉस का आपके एग्जांपल और देगा, फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे दिया जाए, तो अगर आपके एसेट साइड में ये अकाउंट आपको दिख रहे हैं तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, ये एसेट साइड में है, इनका डेबिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट करेंगे। दैट्स वाई यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये देता है तो आप मेंशन करेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर ये एसेट साइड में अवेलेबल हैं तो इनको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज कर देंगे। याद रखें, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो ये सेकंड एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन रिजर्व्स को लेकर। इसका जो सेकंड ऑप्शंस है, अगर इसमें दो पॉइंट्स हैं, पार्टनर्स अगर ये चाहते हैं कि ये आपके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाए तो ये दोनों एंट्री अपन को मेंशन करनी है। पर अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं, when partner not want to transfer reserve to capital account, अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि इन रिजर्व को एज इट इज मेंटेन करना है, क्लोज नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी और ये अकाउंट क्लोज नहीं होंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, जो आपने गुडविल के लिए फॉर्म करी थी एडजस्टमेंट एंट्री, वही एडजस्टमेंट एंट्री इसके लिए भी करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर भी आपको वही गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो लेना है। पर याद रखें सिचुएशन कौन सी है, पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाए। दैट्स व्हाई हम एडजस्टमेंट एंट्री एक करेंगे ताकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो चेंजिंग ओवर इंपैक्ट है वो आपके कौन सा अकाउंट के अंदर एडजस्ट हो जाए। इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके रिजर्व्स हैं उनका जो नेट बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग आपके शेयर से और गेनिंग शेयर से, तो इसकी अपन की कौन सा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने देखे। सबसे पहले आपको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करके गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, और थर्ड वन विल बी आपके कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। और एक लास्ट जो आपको ट्रीटमेंट देखना है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है
यहां पर जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो आपको फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, और उस रिवोल्यूशन का जो इंपैक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको कौन बियर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। दैट्स व्हाई हमारे को एक अकाउंट फॉर्म करना है जो उसको नाम दिया गया रिवोल्यूशन अकाउंट। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अगर रिवोल्यूशन से लॉस होता है तो आप डेबिट में मेंशन करें, और अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे लॉस या प्रॉफिट का अमाउंट, और जो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट या लॉस होगा जो ऑल पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे रिवोल्यूशन अकाउंट फॉर्म होगा। फॉर सपोज फर्म की एसेट्स का रिवोल्यूशन किया, और रिवोल्यूशन करने से फर्म की एसेट जो बुक वैल्यू में लिखी है वो इंक्रीज हो गई। अगर फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा इस कारण से एसेट्स जो जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है इसको क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। अगर वैल्यूएशन से अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो फर्म को लॉस होगा, इट मींस आपके रिवोल्यूशन के कहां जाएगा? डेबिट साइड में। लायबिलिटी में इंपैक्ट आपकी रिवर्स होगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फर्म को लॉस होगा, इट मींस कौन सा? डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और अगर लायबिलिटी रिवोल्यूशन के कारण से डिक्रीज होती है इट मींस फर्म को प्रॉफिट होगा, क्रेडिट किया जाएगा। पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट लायबिलिटी का ही एग्जांपल है। तो अगर पीबीडी इंक्रीज होती है तो आपको इंक्रीजिंग अमाउंट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का डेबिट में मेंशन करना है, और अगर पीबीडी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। रिवोल्यूशन के टाइमिंग पर अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आपको फाउंड होती है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो ऐसी एसेट से फर्म को बेनिफिट्स होगा, इट मींस उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। और अगर आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमको कौन सा डिस्क्लोज होती है जो फर्म्स में रिकॉर्डेड नहीं है वो डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। इस अकाउंट का जो डिफरेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट है तो डेफिनेटली प्रॉफिट या लॉस होगा। इस पर राइट्स किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर से इनकम साइड ऐड करा, इसको माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर से अपना प्रॉफिट अपन ने फाइंड आउट किया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आपके कौन सा लॉस होता है वो भी कौन बियर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स आपके कौन सा बियर करेंगे। पार्टनर्स अगर ये चाहते हैं कि जो हमने एसेट्स का रिवोल्यूशन करा उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में शो किया जाए, तो उस कारण से आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। पार्टनर्स चाहते हैं कि इस रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में लिखा जाए, तो उस केस में हमारे को ये रिवोल्यूशन अकाउंट फॉर्म करना है, और 3 जनरल एंट्री अपन को पास करनी है रिवोल्यूशन से लेकर। कौन कौन सी? फर्स्ट एंट्री होगी डेबिट साइड की, जो कि मैंने यहां पर मेंशन करी है। ये किस चीज के लिए हुई है? एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण से, या आपके कौन सा लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण से, ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री होगी आपके कौन सा? एसेट्स इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। और थर्ड एंट्री प्रॉफिट या लॉस को लेकर होगी। जरा देखें कैसे। अगर पार्टनर्स नॉट वांट टू ट्रांसफर आपके कौन सा कैपिटल अकाउंट, देखो इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, फर्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे? डेबिट साइड की। अगर एसेट्स डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स तो डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी क्या हुई है? इंक्रीज। सेकेंड एंट्री होगी क्रेडिट साइड वाली, जिसके अंदर आपके इंक्रीज हुई है एसेट्स और डिक्रीज हुई है लायबिलिटी, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। और इसका जो डिफरेंस है वो आपके कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट होने पर डेबिट साइड के अंदर अपन एंट्री करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। लॉस होने पर इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा? रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं। एक गुडविल से रिलेटेड एंट्री करनी है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व से रिलेटेड करनी है, एंड थर्ड विल बी कौन सा? आपके रिवोल्यूशन अकाउंट। When partners revised value are not to be recorded in the books, पार्टनर्स अगर ये चाहते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है? रिवोल्यूशन अकाउंट फॉर्म नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो रिवोल्यूशन पर हुआ है उसको एक स्टेटमेंट के रूप में प्रिपेयर करना है, वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और उससे एक एडजस्टमेंट एंट्री अपन को पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटी जिनका रिवोल्यूशन किया गया उसको एज इट इज वैल्यू पर ही शो करना है। तो ये एडजस्टमेंट्स आपके थे जो आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में अपन को करने हैं। अब इसमें एक टॉपिक जो आपका रिमेनिंग है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फटाफट देख लें ताकि चैप्टर अपना फिर कंप्लीट होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहला मेथड दे रखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है? इसमें गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले अपन ये समझ लें कि प्रॉफिट का रिलेशन फर्म की गुडविल से बिल्कुल सीधा रिलेशन है। अगर जितना फर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये एज्यूम किया जाता है कि फर्म की गुडविल उतनी ज्यादा है। तो यहां पर गुडविल वैल्यूएशन के लिए फर्म के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस माना गया। और ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं उनको बेस माना गया है, उनका एवरेज लेकर फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। बट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को लेते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें अगर किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है तो उसको माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस अगर उसके अंदर आपके में डिडक्ट है तो उसको अपन को प्लस करना है। और थर्ड वन, अगर उसमें किसी भी प्रकार की आपकी एडिशनल इनकम, आउटसाइड इनकम प्रॉफिट में अगर ऐड है तो उसको भी हमें डिडक्ट करना है, तब जाके नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। उसका अपन एवरेज निकालेंगे और उसी से फर्म को कौन सा गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ कौन सा प्रीवियस ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड का मतलब अगर ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है तो उसको डिडक्ट करो, एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करो, और अगर आउटसाइड कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है जो बिजनेस की एक्टिविटी का आपके पार्ट नहीं है, एडिशनल इनकम है, अगर वो प्रॉफिट में ऐड है तो उसको डिडक्ट करेंगे, तब जाके नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा और उसी का अपन एवरेज निकालेंगे। और उसकी बेसिस पर फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू कौन सा? नंबर ऑफ ईयर परचेज। फटाफट एक एग्जांपल देख लें। Calculate the goodwill of the firm on the basis of the 3-year purchase of the average profit of the last 5 year। 5 साल का जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऐड करना है, लॉस माइनस करना है। तो आपको क्या करना है कि 5 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट ऐड करो, लॉस माइनस करा तो कितना आ गया? टोटल 1,80,000। नंबर ऑफ ईयर कितने? 5, उससे डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 36,000 रुपीज का। इसका गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? 3 ईयर परचेज लिखा है, इट मींस का 3 टाइम, एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम विल बी फर्म गुडविल। दैट्स व्हाई 1,08,000 विल बी फर्म गुडविल। इसी में एक और एग्जांपल मैंने आपको लिया है, फटाफट देखें। 3 इयर्स के प्रॉफिट मेंशन है। 2017 के प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है, इट मींस अपन ने इसमें से माइनस करा तो नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 35,000। 2018 के अंदर इंक्लूडिंग 10,000 एबनॉर्मल लॉस, यानी इसमें से एबनॉर्मल लॉस आपके कौन सा डिडक्ट हो रहा है? जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। एबनॉर्मल लॉस अगर माइनस हो रहा है तो हमारी बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ऐसे लॉस को वापस से री ऐड करेंगे, तब जाके एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 60,000 रुपीज का। और थर्ड सिचुएशन दे रखी है कि इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम कराया करंट ईयर में। कौन सी ईयर के अंदर? 2019 में। ये रेवेन्यू नेचर का आपके कौन सा एक्सपेंडिचर्स है, वो यहां एडजस्ट नहीं होगा। और इनके जो तीनों साल के जो प्रॉफिट्स आए, एडजस्टेड प्रॉफिट 35,000, 60,000 एंड 49,000, इसको अपन ऐड करेंगे, टोटल प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितने आ जाएंगे? 1,44,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 3। एवरेज कितना आ गया? 48,000। यहां से जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंडिचर्स था ये रिकरिंग नेचर का होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने एक बार करा दिया तो आपको पर ईयर इनकम आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। इस कारण से ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट किया उसमें से आप ये इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर्स है इसको डिडक्ट करेंगे, तब आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 43,000 और इसी की बेसिस पर फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 2 ईयर परचेज फर्म की कौन सा गुडविल है, तो अपन ने एवरेज जो प्रॉफिट आया 43,000 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल कैलकुलेट करिए 86,000। सेकंड जो मेथड है इसी के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों अप्लाई किया जाता है? ये एवरेज प्रॉफिट से बेटर आपके कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कंटिन्यूटी में अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका इंपैक्ट भी इसके अंदर शो किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को आपके अंदर आपको ये अकाउंट फॉर्म करना है जिसके अंदर आपको ईयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस और वेट्स देने होंगे। अगर प्रॉफिट कंटिन्यूटी आपकी ईयर्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे, वेट को अपन प्रॉफिट एंड लॉस से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला
फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, इसकी बेसिस पर अपन क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल की बेसिस पर समझाया, जरा समझें इसको। 5 ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जो कंटिन्यूइंग आपके कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए अपन ने वेट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। टोटल ऑफ वेट कितना है 15, इस वेट को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट का टोटल कितना आ रहा है 9 लाख आपके 84,000। इसको अपन ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपके टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, इससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा और इसी की बेसिस पर फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो अपन को ये फिर मैथ फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो अपन को ये यूज करते हुए फर्म की गुडविल फॉर्म करनी है। गुडविल के वैल्यूएशन का जो लास्ट मेथड दे रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सुपर प्रॉफिट मेथड अपन कब अप्लाई करते हैं कि अगर फर्म एवरेज जो बिजनेस कंसर्न है, सारी जो उसी से रिलेटेड जो बिजनेस हैं, अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम कैटेगरी का बिजनेस कर रही हैं, उनका एग्रीगेटिव जो प्रॉफिट्स है उसके कंपैरिजन में अगर बिजनेस ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड हम उस केस में अप्लाई करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट आपके कौन सा, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, और जो एवरेज आपके नॉर्मल प्रॉफिट सभी फर्म एग्रीगेटिव मैनर में जो अर्न करेंगी उसके कंपैरिजन में जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ टर्म्स अपन को याद होने चाहिए। फर्म की इन्वेस्टेड कैपिटल कैसी है, कितनी है, ये फाइंड आउट करने की 2 अप्रोचेज हैं। एसेट्स अप्रोच कहती है कि टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करो तो फर्म का इन्वेस्टेड आपके कौन सा अमाउंट आ जाएगा, और लायबिलिटी अप्रोच कहती है कि अगर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दें तो फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल आ जाती है। इस इन्वेस्टेड कैपिटल को अपन आपके रेट ऑफ आपके कौन सा इंटरेस्ट से आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो यहां पर ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है इसके अंदर जो मेंशन करी इसका भी मैंने मीनिंग यहां पर मेंशन किया है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस कौन सा, करंट लायबिलिटी। और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इन्वेस्टेड कैपिटल जो अपन ने यहां पर कैलकुलेट करी है मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से तो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर्स है, जैसा कि अपन ने अभी देखा इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्ट किया था अपन ने क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का था, रेवेन्यू नेचर का था, तो आपको इस नॉर्मल प्रॉफिट में से उस रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद ही आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद क्या फाइंड आउट होगा, सुपर प्रॉफिट। कैसे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। इसके मैंने 2 एग्जांपल्स बनाए, आपके जरा देखें इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने आपको गुडविल कैलकुलेट करने के सुपर प्रॉफिट बेसिस पर 2 प्रकार के फॉर्मूले आते हैं। अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है तो आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे गुडविल आएगी। और अगर इसको कैपिटलाइज करने के लिए बोले तो सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 करना है, तो ये कैपिटलाइज मेथड से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। दोनों का एग्जांपल मैंने आपको यहां पर मेंशन करके दिया है। द एवरेज आपके नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ एबीसी फर्म आर 36,000। The average capital employed in the business of the firm 2 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्टेड है। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10%। और आपको क्या रखा है कि रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू 6,000 पर आपके कौन सा एनाउ, पार्टनर्स की जो रिम्यूनरेशन है वो कितने की है, 6,000। ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर्स है। और आपसे क्या रखा है कि फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो नेट एवरेज प्रॉफिट 36,000 दे रखा है उसमें से जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है रिम्यूनरेशन उसको माइनस करेंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा 30,000। और उसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। इन्वेस्टेड कैपिटल 2 लाख है, 10% से नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 20,000। और सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, डिफरेंस विल बी 10,000 सुपर प्रॉफिट। और फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या मेंशन कर रखा है, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो सुपर प्रॉफिट 10,000 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्म की गुडविल विल बी कितना हो जाएगा, 20,000। एक लास्ट एग्जांपल अपन देख लें इसमें। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटलाइज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज आपके कौन सा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेंशन है 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%, फर्म की एसेट्स और क्या दे रखा है, क्रेडिटर। तो देखो ये लायबिलिटी अप्रोच है, इसके अंदर क्या करना है अपन को, एसेट्स अप्रोच है। टोटल एसेट्स में से हम क्रेडिटर को माइनस करें, टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कि फर्म में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, 5,70,000। इसका 10% विल बी नॉर्मल प्रॉफिट 57,000।
और 57,000 जो अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट विल बी 15,000। और जो गुडविल कैलकुलेट करने का कैपिटलाइज मेथड है वो सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इनटू कितना कर देंगे 100, तो ये फर्म का कौन सा आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। किस बेसिस पर? कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये आपका थर्ड चैप्टर दे रखा है पार्टनरशिप का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द कौन सा? एग्जिटिंग पार्टनर्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को लेकर मैं वीडियो आप लोगों को उसमें अपन देखेंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से नोट करें, सारे टॉपिक मैंने इसमें डिस्कस करे हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।